Good afternoon students, myself भूमिका टेलर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम 9th में ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अभ्यास 2 कारक विभक्ति परिचय। कारक विभक्ति, विभक्ति मीन्स केस एंड परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारी जो 7th विभक्ति और संबोधन के साथ 8th विभक्ति है, उसका हम यहाँ पे परिचय लेंगे कि कौन सी विभक्ति हमें कैसे यूज करनी है, कौन सी विभक्ति का चिन्ह कौन सा है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, वो सब हमें यहाँ पे सीखना है। तो पहले यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं बच्चों, तो पहले हम ये सेंटेंस रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, त्वम यानेन गृहं गच्छसि। सेकेंड, शिक्षका छात्रायाः वेदस्य मन्त्रं पठन्ति। थर्ड, छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लेखिन्या सज्जिकायां लिखति। कि in above sentence there are 4, 5 and 6 words respectively। तो पहले सेंटेंस में हम कितने शब्द देख पाते हैं? 4। कैसे? 1, ये 2, 3 एंड 4। तो वैसे सेकेंड सेंटेंस में हम 5 वर्ड्स देख पाते हैं, ये 5 वर्ड्स है। वैसे थर्ड में हम कितने शब्द देख पाएंगे? ये 6 शब्द। सो दीज वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कि ये सारे जो भी वर्ड्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं? 2 पार्ट में। 1 नाउन कारक पद एंड सेकेंड वर्ब क्रियापद। कि पहला पार्ट कौन सा है? नाउन है, जिसमें कारक पद आते हैं, और सेकेंड क्या है? क्रियापद है, यानी वर्ब। इन द फर्स्ट सेंटेंसेस 3 words त्वम यानेन गृहम are nouns whereas गच्छसि is the only verb। कि ये जो सेंटेंस है पहला, इसमें ये 3 जो है वो क्या है? नाउन है, और गच्छसि, गच्छसि यानी जाना, तो ये क्या हुआ? ये हमारा क्रियापद हुआ। Similarly, in other 2 sentences also पठति, लिखति are verbs and remaining all are nouns। कि ये 2 सेंटेंस में भी ये जो पठंती है और ये लिखती है, वो 2 नाउन है, और ये आगे के जो भी वर्डिंग है वो क्या हो गए? सॉरी, ये पठती और लिखती वर्ब है, और ये आगे के जो भी वर्ड्स है वो क्या हो गए? नाउन। द वर्ड कारक मीन्स डोर। द वर्ड थिंग विच मेक्स एक्शन दैट टेक प्लेस इज कॉल्ड कारक। कि जो भी एक्शंस होता है उसकी जगह जो लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? कारक। देर आर 6 कारक्स। की टोटल कितने कारक है? 6। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, अधिकरण सप्तमी। All these कारक्स are more or less helpful in making action take place. To understand this, look at the following chart। कि यहाँ पे टोटल कितने कारक दिए हैं? 6 कारक। इसमें आगे आएगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, वो सब भी आता है। तो नेक्स्ट में एक चार्ट दिया हुआ है, उसके द्वारा अभी हम ये समझते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये
चार्ट दिखाया है, जहाँ पे हमें क्या दिखाया है, विभक्ति दिखाई है कि क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एंड अधिकरण। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 है वो हमारी विभक्ति है और उसमें अलग अलग नेम है। उसके साथ एक और विभक्ति है जिसको हम बोलेंगे संबोधन। तो पहले हम कर्ता कारक विभक्ति, कर्ता यानी यहाँ पे जो छात्र हमें दिया हुआ है वो क्या है, कर्ता। तो ये फर्स्ट विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है कि बच्चों कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे छात्र दिया हुआ है तो मैं ऐसा बोलूं कि छात्रः लिखति, तो यहाँ पे छात्र क्या हुआ, कर्ता, इसीलिए ये प्रथमा विभक्ति में आता है। फिर अगर हम एक सेंटेंस ये भी ले कि कविता, सरिता, गीता च धावंती, यहाँ पे 3 गर्ल्स के नाम एक साथ आए, इसीलिए पीछे का जो क्रियापद था वो भी प्लूरल में आया। तो क्या हुआ, ताहा धावंती। तो यहाँ पे ताहा प्रोनाउन जो है वो कविता, सरिता और गीता के लिए यूज हुआ है। वैसे आती है हमारी सेकेंड विभक्ति। कौन सी आती है सेकेंड विभक्ति, कर्म। तो कर्म कारक के लिए भी यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस पर क्रिया का फल यानी प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है, कई वाक्यों में को नहीं रहने पर भी को का अर्थ छिपा रहता है। जैसे कि बालक जल पीता है, इस वाक्य में जल कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे उत्तराणी दिया हुआ है तो उत्तराणी यानी आंसर, तो यहाँ पे कर्म ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, उत्तराणी। तो वैसे मैंने अभी जो बोला कि बालक जल पीता है, तो इस वाक्य में जल कर्म है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे बालकः जलम पिबति, जलम में द्वितीया विभक्ति है। तो कर्म कारक यानी ये कर्ता कारक हुआ तो ये फर्स्ट विभक्ति हुई, ये कर्म कारक हुआ तो ये सेकेंड विभक्ति हुई। अभी थर्ड विभक्ति हमारी है करण। यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है कि लेकिन्या। तो करण कारक विभक्ति यानी ये कौन सी विभक्ति हुई हमारी, तृतीया विभक्ति। तो उसमें क्या आता है कि जो शब्द क्रिया होने या करने में सहायता करता है अथवा जिस साधन के द्वारा क्रिया कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। कि जिसका यूज हम करते हैं क्रिया करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, करण विभक्ति। जिसके चिन्ह है से के द्वारा। तो उत्तराणी लेखिन्या या ये जो लेखिन्या शब्द है वो करण कारक है यानी ये तृतीया विभक्ति है। फिर हमारी कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ज्ञानाय। तो बच्चों जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है, यानी जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, संप्रदान। जैसे यदि निर्धन को धन दिया जाता है तो निर्धन संप्रदान हुआ। कि निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है वैसा, तो अगर उसको हम धन दे
तो उसको हम क्या होगा, संप्रदान होगा। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, अतः निर्धनाय का प्रयोग होगा। साथ ही साथ जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे बालः दुग्धाय क्रंदती। क्रंदती मीन्स रोना, तो क्या होगा, लड़का दूध के लिए रोता है। बालक रो तो रहा है लेकिन किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए। तो उसको पहचानने का शब्द कौन सा है, के लिए। फिर हमारा आएगा पंचमी विभक्ति अपादान। पंचमी विभक्ति अपादान में कौन सा वर्ड दिया है, पुस्तकात। तो जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादन कारक कहते हैं, जैसे वृक्षात फलानि पतन्ति। इस वाक्य में वृक्ष से फल अलग हो रहा है कि वृक्षात फलानि पतन्ति। पतन्ति यानी गिरना, कि पेड़ पे से फल गिर रहा है, तो पेड़ पे से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपादान। कि जिसमें कोई वस्तु अलग हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, अपादान, यानी पंचमी विभक्ति। फिर आएगा 6 यानी षष्ठी विभक्ति। कौन सी है, अधिकरण की। षष्ठी विभक्ति हमारी कौन सी है, अधिकरण। तो बच्चों, अधिकरण यानी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह में अथवा पर होता है। कि अधिकरण विभक्ति को पहचानने के लिए वर्ड कौन कौन से है, में अथवा पर। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, अहम भारते वसामि। इस वाक्य में वसामि क्रिया का आधार भारत है। तो ऐसे ही हम आगे भी विभक्ति सीखेंगे। अभी एक विभक्ति हमारी बाकी रह गई, दो बाकी रह गई। एक ये संप्रदाय विभक्ति हमारी बीच में बाकी रह गई, तो अभी वो देखते हैं कि कैसे होता है। तो ओके बच्चों, ये हमने सीखे विभक्ति के प्रकार की। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। और अब हम संबोधन, हमारी लास्ट विभक्ति है, यानी अष्टमी विभक्ति। तो संबोधन में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए संबोधन के शब्दों हे, अरे का प्रयोग किया जाता है। संबोधन शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति की तरह होते हैं, केवल एक वचन के रूप में अंतर होता है कि अगर हमें किसी को बुलाना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, संबोधन विभक्ति का। अभी देखते हैं, in the above chart 6 different कारक्स of the verb form लिखती क्रिया are used। कि ये जो हमें दिया हुआ है, मैंने आपको सारी विभक्ति डिटेल में एक्सप्लेन की कि 6 विभक्ति है। उसमें जो वर्ब दिए हैं, लिखति की वर्ग खंडे लिखति, छात्रः लिखति, उत्तराणि लिखति, लेखिन्या लिखति, ज्ञानाय लिखति, पुस्तकात लिखति, वर्ग खंडे लिखति। तो जैसे with the sub stimulously, sometimes words related to these 6 कारक्स are also used in sentence. Example, with the subject छात्रः, a relative word गुरुकुलस्य can also be
यूज कि छात्र के साथ गुरुकुल का वर्ड भी यूज हो सकता है कि छात्रः गुरुकुलस्य लिखति with the उत्तराणी word of the प्रश्नस्य and with the instrument लेखिन्या the word काष्ठस्य denoting relation case can also be used in the context of the other कारक्स also. It is same to understand this. Look at the following chart की ये सब समझने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा चार्ट भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया, जो ये है गुरुकुलस्य प्रश्नाम काष्ठस्य संस्कृतस्य मित्रस्य तस्य, ये नया दिया हुआ है। तो देखते हैं, thus in Sanskrit language even the simplest sentence can be constructed like this if we write all above mentioned word in correct order. The sentence will be like this कि ये जितने भी वर्ड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर इसको हम प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? गुरुकुलस्य छात्रस्य काष्ठस्य लेखिन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकास तस्य वर्गखंडे प्रश्नानाम उत्तराणी लिखति। इसका ट्रांसलेशन भी हमें दिया है, द स्टूडेंट्स ऑफ गुरुकुल की गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स है राइट विथ अ वुलन पेन की पहले के जमाने में क्या होता था कि लकड़ियां जो है उससे पेन बनती थी, तो वो पेन से वो आंसर क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स नोटबुक कि उसकी फ्रेंड्स की नोटबुक में से फॉर गेटिंग नॉलेज ऑफ संस्कृत इन हिज क्लास की संस्कृत का नॉलेज लेने के लिए उसके क्लास में। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन ऐसे होगा कि जो स्टूडेंट्स है वो गुरुकुल में लकड़े की पेन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है उसके फ्रेंड्स की नोटबुक में से नॉलेज पाने के लिए, संस्कृत का नॉलेज पाने के लिए उनके पीरियड में ही लिख रहा है। In this sentence, 6 कारक्स each with it relative noun use की, यहाँ पे साथ में relatives noun भी use हुआ है। Apart from this, संबोधन is also used in a sentence. For example, हे गुरु गुरुकुलस्य छात्रः काष्ठस्य लेखिन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकास तस्य वर्गखण्डे प्रश्नानाम उत्तराणी लिखति कि यहाँ पे हे गुरु शब्द हमारी जो लास्ट विभक्ति है संबोधन उसके लिए यूज हुआ है। So here you can see that the above sentence some extra ending sounds are used with original noun identify कारक like करता। तो as it is used in Gujarati, similarly in Sanskrit. For example, छात्र ह तो क्या हुआ ह उत्तराणी उत्तराणी etc. These additional sound are known as केस की ये जो एडिशनल साउंड है उसको हम विभक्ति यानी केस के तौर पे जानते हैं। The suffixes of the case shows the meaning of the different karak in English. To explain the meaning of each karak, suffix of the cases is used to chart given below helps. These will also help to understand the कारक्स and the case meaning of Sanskrit language कि हमें यहाँ पे एक दूसरा भी चार्ट दिया हुआ है कि जिसके द्वारा हम ये समझ सके कि कौन सी विभक्ति के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। तो देखो
फर्स्ट दिया हुआ है केसेस, सेकंड दिया हुआ है कारक एंड थर्ड दिया हुआ है जो ये सफिक्सेस यूज्ड इन इंग्लिश की इंग्लिश में जो भी सफिक्सेस उसके लिए यूज होते हैं वो दिए हैं। तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव कर्ता, उसके लिए कुछ भी नहीं है इसीलिए क्या दिया हुआ है डैश। फिर है एक्यूसिटिव यानी कर्म, तो उसके लिए कौन सा होगा टू, इंस्ट्रूमेंटल करंट बाय दिस। डेटिव संप्रदान फॉर, एब्लेटिव अपादान फ्रॉम, जीनेटिव संबंध ऑफ, लोकेटिव अधिकरण इन, इनटू, ऑन, अबव, अमुक, एंड संबोधन ओ ओह। One word noun can be used as different karak with the reference to single verb or different verb. A noun can be used as कर्ता at one place. कि जो noun है वो कर्ता के तौर पे यूज होता कर सकते हैं हम। कर्म in other place relating the context of one verb or many verbs. Read following sentence. पुस्तकम अस्ति, छात्रः पुस्तकम अस्ति। देखो पहले सेंटेंस में दो ही दिया हुआ है कि दो ही वर्ड है पुस्तकम अस्ति की पुस्तक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है छात्रः पुस्तकम पठति, तीन वर्ड है। तो ये दो क्या हुए नाउन हुए और ये व पुस्तकेन ज्ञानम भवति, पुस्तकाय स्थानम अस्ति, पुस्तकात् श्लोकं लिखति, पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति, पुस्तके अस्तोः अध्याया सन्ति। तो हम ये सभी सेंटेंस में पुस्तक वर्ड जो है वो कॉमन देख सकते हैं, लेकिन ये पुस्तक वर्ड अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे पुस्तकम, पुस्तकेन, पुस्तकाय, पुस्तकात्, पुस्तकस्य, पुस्तके। In the above sentences, noun pustak is used in the different forms below. The mentioned declension of noun is practiced in Sanskrit to remember different form of noun. की पुस्तक जो है वो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यूज हुआ है। देखते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये दिया हुआ है देव शब्द में हमें विभक्ति के रूप। देव यानी अकारांत पुल्लिंग है। ये कौन सा वर्ड है अकारांत पुल्लिंग। देवः, देवो, देवाः, देवं, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्यां, देवेः, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवात, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवेश्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु। तो ये जो है वो हमें 7 विभक्ति और 3 वचन में देव शब्द जो है, देव वर्ड जो है उसके रूप दिए हुए है। Thus every noun has 7 cases. ये हमारे 7 केस यानी 7 विभक्ति हुई। 3 numbers यानी ये 3 नंबर हुए। So there are 21 forms to all together की ये सारे 21 फॉर्म जो है वो साथ में आएंगे। बट नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। बालिका हस्तेन श्लोकम लिखति, पाचकः अग्निन्याम् ओदनं पचति, देवगणः मेघयः मेघविनः करोति। In these sentences given above, karta karak is in the prathama, कर्म कारक इज इन द्वितीया एंड द करण कारक इज इन तृतीया। कि प्रथमा में क्या है कर्ता कारक, द्वितीया में क्या है कर्म कारक और तृतीया में क्या है करण कारक। वैसे द वर्ड्स बालिका, पाचकः, देवगणः, ऑल दीज आर इन नॉमिनेटिव यानी प्रथमा सिंगुलर, yet विसर्गः is not used with noun बालिका, whereas it used in पाचक and देवगणः। कि बालिका में जो विसर्ग है वो यूज नहीं हुआ है, लेकिन पीछे जो दो वर्ड है ये पाचकः और देवगण में यूज हुआ
है। Similarly, Hastena, Agnina, and the Megaya are the instrumental singular forms, but sound in Na Ya are used with Hasta, Agni and Mega. कि ये इसमें पीछे न है, इसमें ना है और इसमें या है. In fact, these sounds are suffix of cases. कि ये जो भी साउंड्स है, वॉइस है, वो क्या है, सफिक्स ऑफ द केसेस के जो विभक्ति के पीछे जो भी लगता है उसके आइडेंटिफिकेशन वाले वो लेटर्स है. For this kind of studied, certain things are to be kept in mind. फर्स्ट किए इसके लिए हमें थोड़ी चीजें हमारे माइंड में रखनी है. उसके लिए पहला बताया है एवरी नाउन इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स एंडिंग साउंड. ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि जो भी वर्ड है वो उसके एंडिंग में जो साउंड आता है उसे पहचाना जाता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है वेद. तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है अ. तो इट इज कॉल्ड अकारांत नाउन. अग्नि. तो यहाँ पे पीछे क्या आता है ई. सो इट इज कॉल्ड इकारांत नाउन. एंड गुरु. गुरु तो यहाँ पे क्या आता है एंड किसके साथ होता है उ. तो इट इज नोन एज उकारांत. Thus all nouns should be recognized by their ending sound. तो पहला क्या बताया है कि recognize by their ending sound, कि उसके जो भी एंडिंग में वर्ड आते हैं, साउंड आते हैं, उससे वो वर्ड नाउन पहचाने जाते हैं. Second, after recognize noun, we have to find out whether that noun belongs to masculine, feminine or neuter gender. सेकेंड चीज हमें कौन सी ध्यान में रखनी है कि पहले हमें अकारांत, उकारांत, इकारांत, आकारांत अगर हमने फाइंड कर लिया तो फिर हमें दूसरी चीज ये फाइंड करनी है कि वो वर्ड मस्क्यूलाइन यानी पुल्लिंग है, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग है और न्यूटर यानी नपुंसकलिंग है. आफ्टर आइडेंटिफाई द एंडिंग sound and gender a noun, it becomes easy to find out suffixes of all 7 cases added to a noun. The declension of noun given here has been practiced in Sanskrit to remember forms of cases easily on the basis of the declension. What would be the forms of a noun in different cases can be easily remembered. कि यहाँ पे हमें थोड़े ऐसे नाउन्स दिए हुए हैं और उसकी विभक्ति भी दी हुई है, सो हम आसानी से ये याद रख सके. लुक एट द टेबल. In this curriculum, you have to learn the forms of अकारंत, इकारंत, उकारंत, मस्क्यूलाइन की. हमें यहाँ पे क्या क्या सीखना है तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, मस्क्यूलाइन यानी पुल्लिंग. फिर आकारांत, इकारांत, उकारांत, फेमिनाइन. फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग की. अकारांत, इकारांत, उकारांत ये 3 के हमें पुल्लिंग वर्ड सीखने हैं. ये 3 के हमें स्त्रीलिंग वर्ड सीखने हैं. और अकारांत न्यूटर नाउन की जो न्यूटर जेंडर है उसके हमें सिर्फ अकारांत के नाउन सीखने हैं. Hence the declension of such nouns only is given here. तो उसमें से थोड़े हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. तो देखो जनः, जनौ, जनाः मीन्स जन यानी सिंगुलर में क्या है अ मैन. जनो यानी 2 मैन यानी जनाः यानी मैनी मेन्स की. यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात की है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सारे पर्सन के बारे में बात की है. फिर जन्म, जनौ, जनान, जनेन, जनाभ्याम, जने. देखो मैंने वो टेबल बताया तभी आगे के सफिक्स आपको बताए कि यहाँ पे कुछ नहीं. फिर टू, बाय,
फ्रॉम, ऑफ, इन। तो अगर हम पूरा नहीं याद रख पाए तो ये पीछे के भी वर्डिंग सिर्फ याद रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और मोस्टली इसमें क्या जनेना जनाभ्याम जने है तो यहाँ पे न आया, जना य आया, फिर यहाँ पे क्या है नो, ओ, नहा, न, जने है, फिर जनेभ्यः भ्यः। तो हम ऐसे अगर याद रखें तो भी हमें इजीली याद रह जाएगा। फिर जनात् जनाभ्याम जनेभ्यः, जनस्य जनयोः जनाना, जने जनयोः जनेषु, हे जना हे जनो हे जनाः। वो हे जन मीन्स ये संबोधन विभक्ति है। फिर मुनि ईकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ पे जो 3 कारांत दिए हुए हैं कि अकारांत, इकारांत और उकारांत, तो ये तीनों के पीछे के सफिक्स जो है वो डिफरेंस है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी टेक्निक से याद रखें तो हमें श्योरली ये याद रह जाएगा। जैसे मुनि ही, मुनि मुनयः, फिर मुनि मुनि मुनीन, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनयोः मुनीना, मुनो मुनयोः मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुन यह। तो ये मुनि जो है, मुनि ई आया लास्ट में इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग वर्ड है। तो वैसे हम जो वर्ड है निधि, पदाति, हरि, नृपति, तो इसके भी ऐसे सेम फॉर्म्स बना सकते हैं। अगर हमें निधि का बनाना है तो क्या होगा, निधि ही, निधि, निधि यह, निधिम, निधि, निधिना, निधिना, निधिभ्याम, निधिभिः। ऐसे हम ये बाकी के भी सारे बना सकते है। फिर थर्ड आया भानु उकारांत पुल्लिंग। तो क्या होगा, भानु, भानु भानवः, भानु, भानु भानुना, भानुना, भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानहो भानवोः भानुना, भानौ भानुवोः भानुषु, हे भानौ हे भानु हे भान वह। तो ये क्या हुआ, भानु यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द के ये रूप हुए। तो वैसे हम साधु, पशु, वायु, बंधु, गुरु के भी बना सकते हैं, लेकिन हम गुरु की जब भी बनाए तभी हमें इंस्ट्रूमेंटल जो केस है उसमें हमें क्या आएगा, गुरुना, क्या हो जाएगा, गुरुणा। जैसे यहाँ पे भानु ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुणा। फिर प्लूरल में जिनेटिव में क्या होगा, गुरुणा। जैसे यहाँ पे है गुरु नाम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुणा। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो ये किसमें दिए हुए हैं, आकारांत, लता के आकारांत स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे हमें नीचे वर्ड दिए हुए, ये तो आप टेक्स्ट बुक्स में से देख सकते हो। मैं ये मक्षिका यानी फ्लाई जो है उसका आपको बताती हूँ कि मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः, मक्षिकाया, मक्षिकाभ्याम, मक्षिकाभिः। तो ऐसे दूसरे रूप भी आप बना सकते हो। फिर आएगा भूमि ईकारांत स्त्रीलिंग। तो ये भूमि का दिया हुआ है, वैसे हम वृष्टि का, संहति का, फिर हानि का भी बना सकते हैं। फिर नदी, तो नदी ईकारांत स्त्रीलिंग। तो क्या होगा, नदी, नद्यो, नद्यः। तो ये हुए लता यानी आकारांत, भूमि यानी इकारांत यानी नदी यानी
ईकारांत। तो ये तीनों वर्ड जो है वो कैसे है, पुल्लिंग। तो वैसे हम लास्ट वर्ड हम लोगों ने देखा कि कौन सा देखा, ये वाला देखा, नदी ईकारांत स्त्रीलिंग। तो उसके बाद हम शताब्दी यानी सेंचुरी शब्द का भी नदी के जैसे बना सकते हैं, उंगली यानी फिंगर का भी ऐसे बना सकते हैं। अभी हमारा एक बाकी है, वो है ये कि 7 घेनु यानी उकारांत स्त्रीलिंग। तो घेनु, घेनु, घेनवः। तो वैसे हम तनु, तनु यानी बॉडी, तो क्या होगा, तनु, तनु, तनवः। तनु, तनु, तनु। फिर यहाँ पे दो में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो तनुवे, तनुभ्याम, तनु भी। तो ऐसे हम दूसरे भी, ये रेणु है, वो दुरोप रज्जु है, उसका भी ऐसे हम टेबल में बना सकते हैं। फिर फल यानी अकारांत पुल्लिंग, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तो ये क्या हो, ये किसके रूप से है, अकारांत नपुंसकलिंग के। द वर्ड्स निदान, निदान यानी कैसे बनेगा, निदान, निदाने, निदानी। फिर निदानम, निधाने, निधानी। फिर निदानम, निदाने, निदानी, निधा नेन, निदाने, निधानभ्याम, निधाने है। तो ऐसे बना सकते हैं आप इसके भी। तो देखते हैं, with the help of the above given forms we will try to translate the few English sentences into Sanskrit. The number given in the sentence indicates that particular case we have to translate using the particular case. The child यानी बॉय मिल्क ड्रिंक्स। तो क्या होगा उसका, कि उसका हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है कि बॉय दूध पी रहा है। तो बालकः क्या होगा, बालकः दुग्धम पिबति। तो ऐसे ये दूसरे भी वर्ड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर के शब्द। फिर साथ में हमने भी कौन सी विभक्ति को क्या बोलना है, कौन सी विभक्ति को पहचानने के लेटर कौन से है, ये सब हमने यहाँ पे सीखा। और ये लेसन का जो दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, अभी वो हम नेक्स्ट लिंक में सीखेंगे। तो अभी हम जब मिलेंगे तभी हम क्या सीखेंगे, प्रोनाउन। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।